हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स जो आप लोगों का सब्जेक्ट है उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 5 का वन शॉट। और मैं आपको यूनिट नंबर 5 जो है आपकी उसको तैयार करने के फायदे बता दूं पहले। तो यूनिट नंबर 5 जो है आपकी फिजिक्स की वो पूरे सिलेबस की सबसे छोटी यूनिट है। और क्योंकि आप जानते हो कि हर एक यूनिट का जो वेटेज है दैट इज द नंबर ऑफ मार्क्स जो कि आपको उससे बेनिफिट होने वाला है वो उतना ही है, सेम 20 नंबर। तो 20 नंबर में एक छोटी यूनिट तैयार करके आप आराम से इसको स्कोर कर सकते हो। स्कोरिंग है, छोटी यूनिट है, लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं। और इस वन शॉट में हमने कोशिश की है कि जो भी इंपॉर्टेंट है पूरे सिलेबस का, जो क्रक्स है यूनिट नंबर 5 के सिलेबस का, वो निकाल के आपको बता दें सो दैट आपका पूरा यूनिट भी कवर हो जाए और आप इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो भी स्कोर कर सके। तो शुरुआत करेंगे यूनिट नंबर 5 के वन शॉट की। एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से ये जो आपकी यूनिट है ये दो पोर्शंस में डिवाइडेड है, सुपर कंडक्टर एंड नैनो मटेरियल। तो सबसे पहले आप पढ़ते हो सुपर कंडक्टर, ठीक है। उसके अंदर टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर आता है, मेसनर इफेक्ट और डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं नैनो मटेरियल। तो नैनो मटेरियल में भी हमारे डिफरेंट टाइप के नैनो मटेरियल होते क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आता है फैब्रिकेशन, कि नैनो जो मटेरियल है इनका फैब्रिकेशन कैसे किया जाता है। उसमें दो अप्रोच हम पढ़ते हैं, बॉटम अप एंड टॉप डाउन। तो वो सभी चीजें हम एज इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सुपर कंडक्टर क्या है। तो ये जो वर्ड है सुपर कंडक्टर, ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, सुपर प्लस कंडक्टर, ठीक है ना। तो कंडक्टर आप जानते हो कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो करंट का फ्लो आसानी से अलाउ करता है और उसकी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, वो कम होती है, ठीक है ना। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या है। सुपर कंडक्टिविटी इज अ फिनोमिना ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन सम मटेरियल्स व्हेन कूल्ड टू अ वेरी लो टेम्परेचर। कहने का मतलब हमारे पास कुछ मटेरियल्स, कुछ अलॉयज इस तरीके के होते हैं कि अगर हम उनके टेम्परेचर को एक सर्टेन लेवल से नीचे ले जाएं, ठीक है, अगर हम उनके टेम्परेचर को कूल डाउन करके एक सर्टेन टेम्परेचर से नीचे ले जाएं तो वो मटेरियल्स अपनी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी खो देते हैं। दैट मींस करंट को अपोज करने की जो उनकी पावर है वो खत्म हो जाती है एंड दे बिकम सुपर कंडक्टर्स, और वो करंट का फ्री फ्लो अलाउ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ अलॉयज हैं, कुछ मटेरियल्स हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जीरो पे ड्रॉप हो जाती है, और हम कह सकते हैं कि जब रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है तो उनकी जो कंडक्टिविटी है वो इनफाइनाइट हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है और जो कंडक्टिविटी है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर हमारी रेजिस्टिविटी जीरो हो रही है दैट मींस हमारी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ अलॉयज, कुछ मटेरियल्स पाए गए कि जिनको आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे जब कूल डाउन करते हो तो उनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है एंड दीज मेटल्स और अलॉयज आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपका जो मटेरियल है या अलॉय है वो सुपर कंडक्टर बन रहा है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम, क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर डिनोटेड बाय टीसी, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर, इस फिनोमिना को एक डच फिजिसिस्ट ने ऑब्जर्व किया और बताया इन 1911, ठीक है। तो सुपर कंडक्टिविटी यहाँ पे डिफाइन की गई, जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। एक ऐसा फिनोमिना जिसमें सब्सटेंस को एक सर्टेन टेम्परेचर पे, उस सर्टेन टेम्परेचर को क्या कहेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर पे जब आप ले जाते हैं तो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप्स टू जीरो। द फिनोमिना इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। और वे मटेरियल जो इस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं या वे मटेरियल जो इस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, उन मटेरियल्स को हम क्या कह रहे हैं, सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये दोनों ही टर्म, तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गए आपके। व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी, व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स एंड व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी इन सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं कि एक्चुअली हो कैसे रहा है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हो, हमारे पास y एक्सिस पे क्या है, रेजिस्टेंस, और हमारे पास x एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर। तो हमारा जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होता है वो कैसे बिहेव करता है, उसका जो रेजिस्टेंस है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल टेम्परेचर, सपोज दिस इज माय क्रिटिकल टेम्परेचर TC, है ना, इसको मैंने किससे डिनोट किया है, TC से। सो दिस पॉइंट इज माय क्रिटिकल टेम्परेचर।
तो ये जो मटेरियल्स होते हैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स, ये क्रिटिकल टेम्परेचर से पहले तो रेजिस्टेंस के साथ कुछ वेरिएशन शो करते हैं। दैट मीन्स इनका कुछ रेजिस्टेंस होता है टुवर्ड्स करंट, ठीक है ना, टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट। और जैसे ही इनका टेम्परेचर कूल डाउन होकर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचता है तो जो इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो तुरंत ही इट ड्रॉप्स डाउन टू 0, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का कर्व आपको दिखाई देता है, कुछ इस तरीके का कर्व आपको मिलता है फॉर सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। बाकी ये हम पढ़ चुके। टीसी को क्या कहा जाता है? टीसी को कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो कुछ सब्सटेंसेस जो ये फिनोमिना एग्जिबिट करते हैं वो क्या क्या है? एल्यूमिनियम, सिल्वर, कैडमियम, लेड, गैलियम, इरिडियम एटसेट्रा, ठीक है। ओके, सो देयर आर आल्सो सम अलॉयज और सिरेमिक्स व्हिच एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो खुद सुपर कंडक्टर नहीं होते लेकिन उनके जो अलॉय हैं वो सुपर कंडक्टर मटेरियल होते हैं क्योंकि वो सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिना शो करते हैं। एक और ग्राफ जो हमें कंपैरिजन दिखा रहा है अब सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में और नॉन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में। अगेन कुछ वैसा सा ही ग्राफ है। रेजिस्टेंस हमने लिया वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हमने लिया टेम्परेचर इन केल्विन। तो आप देखो हमने यहाँ पे मार्क किया क्रिटिकल टेम्परेचर TC, ठीक है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर TC। तो जो नॉन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होंगे उनका रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से वेरी करेगा। मतलब 0 केल्विन पे भी, ये क्या है 0 केल्विन हो गया इस पॉइंट पे, तो 0 केल्विन पे भी उनके कुछ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, ठीक है ना। वो पूरी तरह से फ्री फ्लो करंट का अलाउ नहीं करेंगे, कुछ रेजिस्टेंस उनमें होगा। लेकिन जो मेरे सुपर कंडक्टर हैं वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचते ही देयर रेजिस्टेंस विल ड्रॉप डाउन टू 0। अब हमारा टॉपिक आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल फील्ड, ठीक है। तो आप सभी जानते हो टेम्परेचर डिनोटेड बाय T और जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। जब हम यहाँ फील्ड कह रहे हैं तो हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय H, ठीक है। तो क्या होता है कि व्हेन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स आर सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड it will result in the destruction of superconducting property below the critical temperature, that is they return to the normal state। कहने का क्या मतलब है? अभी तक हमने पढ़ा कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में क्या होगा, रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉप टू 0 हो जाएगा एट TC। अगर यहाँ T है, यहाँ रेजिस्टेंस R है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इन सुपर कंडक्टर्स को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें तो क्या होगा, उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ये चीज हो रही थी, जो ये रेजिस्टेंस ड्रॉप टू 0 हो रहा था, ये इसकी सुपर कंडक्टिव जो प्रॉपर्टी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। द मटेरियल विल रिटर्न टू इट्स नॉर्मल स्टेट। तो जो ये सुपर कंडक्टिंग वाली स्टेट है ये पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी मेरी, ठीक है ना। द मिनिमम फील्ड विच इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द क्रिटिकल फील्ड HC, ठीक है। तो क्रिटिकल फील्ड क्या हुआ, क्रिटिकल फील्ड वो मिनिमम वैल्यू हुई फील्ड की जो हमें चाहिए टू डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर HC विद टेम्परेचर इज पैराबोलिक एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय दिस इक्वेशन। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसकी वैल्यू, HCT इज द क्रिटिकल फील्ड एट टेम्परेचर T एंड HC0 दिस इज द critical field at temperature 0 Kelvin into 1 minus T divided by TC का होल स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप होता है आपका क्रिटिकल फील्ड का टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि इसके बेसिस पे छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी आपके फाइनल ईयर पेपर में आ जाते हैं। इसी टॉपिक में अब हम देखेंगे कि क्रिटिकल फील्ड का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो देखो वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे हमने लिया है क्रिटिकल फील्ड, ठीक है, HC, क्रिटिकल फील्ड HC लिया है हमने वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टेम्परेचर T इन केल्विन, ठीक है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर TC मार्क किया तो क्या होता है बेसिकली, ये इससे पहले वाली सुपर कंडक्टिंग स्टेट होती है और उससे बाद वाली नॉर्मल स्टेट होती है, हम ये जानते हैं। लेकिन जो आपका क्रिटिकल फील्ड है वो क्या कर देता है, मिनिमम क्रिटिकल फील्ड इज दिस, so it will reduce the resistance to
0। यहाँ पे ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट को नॉर्मलाइज करने का काम करता है। ठीक है, थ्योरी पढ़ो। बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर द क्रिटिकल फील्ड डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो क्रिटिकल फील्ड जो है वो आपका डिक्रीज करता है बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इट इज मैक्सिमम एट एब्सोल्यूट 0 एंड 0 एट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जो आपका क्रिटिकल फील्ड है इसकी वैल्यू क्या है? इट इज मैक्सिमम एट एब्सोल्यूट 0। द क्रिटिकल फील्ड HC इज मैक्सिमम हियर एट दिस पॉइंट। At this point it is maximum, so this point is absolute 0 and its value is 0. HC is equal to 0 at critical temperature. ठीक है, so ये आपका एक छोटा सा टॉपिक इसमें आता है। कई बार पूछ लेते हैं कि डिस्कस द डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल फील्ड विद टेम्परेचर। तो इस तरीके से आप इस ग्राफ की हेल्प से, इस पूरे कर्व की हेल्प से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो अलॉन्ग विद दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन भी साथ में लिख सकते हो। देखिए, ये जो आपकी यूनिट नंबर 5 है ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। कुछ फॉर्मूलेज हैं 2-4 जिनके बेसिस पे आपको कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है, बट मेनली इसमें से थ्योरी ही पूछी जाती है। तो थ्योरी लिखने का सबसे इफेक्टिव तरीका यही होता है कि जैसे मैंने इस स्लाइड में लिखी हुई हैं पॉइंट वाइज आप लिखें और जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करते चलें। ठीक है, तो कीवर्ड्स हाईलाइट होने से, इक्वेशन से, डायग्राम्स से क्लियरली आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में भी अच्छे मार्क्स गेन हो जाते हैं। नेक्स्ट इज क्रिटिकल करंट एंड क्रिटिकल डेंसिटी। तो देखो, क्रिटिकल फील्ड क्या था, अभी हमने पीछे पढ़ा। क्रिटिकल फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड था, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसपे सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। सिमिलरली क्रिटिकल करंट क्या होगा? क्रिटिकल करंट इज दैट वैल्यू ऑफ करंट एट विच सुपर कंडक्टिविटी इज गॉन। सुपर कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ अ लार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट to a superconducting material destroys its superconducting property. The current required for this is called critical current and the corresponding current density is called current density. ठीक है, तो जो करंट हमें चाहिए किसी मटेरियल की सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए, दैट करंट इज कॉल्ड क्रिटिकल करंट, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट डेंसिटी बनेगी दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई वायर है, सुपर कंडक्टिंग वायर है जिसका रेडियस है r, ठीक है, तो उसमें और करंट कैरी हो रहा है I, देन उसका क्रिटिकल करंट क्या होगा? IC क्रिटिकल करंट विल बी इक्वल टू 2 pi r into HC। इट डिपेंड्स अपॉन क्रिटिकल फील्ड, HC पे ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, HC क्या है? क्रिटिकल फील्ड, अभी हमने पीछे देखा था। एंड r इज, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ सुपर कंडक्टिंग वायर। एक छोटा सा रूल यहाँ पे आता है, एट I इक्वल्स टू IC द सुपर कंडक्टिविटी विल बी डिस्ट्रॉयड। ये बात समझ में आ गई हमको कि जब मेरा करंट क्रिटिकल करंट के बराबर होगा तो मटेरियल की सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड H, अब अगर हमारे को एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड H भी अप्लाई हो रहा हो उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर मटेरियल में, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल करंट डिक्रीजेस। तो उसमें, उस स्थिति में आपका जो क्रिटिकल करंट होता है इट डिक्रीजेस बाय अमाउंट ट्वाइस ऑफ H, जो कि मेरा क्या है? ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इस रूल को हम कहते हैं सिल्सबीज रूल। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वर्डिंग से, इस पर्टिकुलर टर्म के हिसाब से ये आपको एज इट इज पूछा जा सकता है। करंट डेंसिटी जो होती है J, हम सभी जानते हैं करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। ठीक है ना, तो एरिया क्या होगा? वायर की बात हो रही है यहाँ पे, सुपर कंडक्टिंग वायर की, तो उसका रेडियस था r, तो उसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू IC अपॉन पाई r स्क्वायर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज क्रिटिकल करंट एंड क्रिटिकल डेंसिटी। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज ऑल्सो कॉल्ड मेसनर इफेक्ट। तो मेसनर इफेक्ट क्या है? मेसनर इफेक्ट इज एक्सपल्जन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम मटेरियल ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिशन टू सुपर कंडक्टिंग स्टेट। ये थ्योरेटिकली मैं आपको ये पॉइंट्स बोलूंगी तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में नहीं आएगा, बजाय इसके कि मैं आपको डायग्राम दिखाऊं इसका। ये देखो, यहां से आपको अच्छा समझ में आएगा। तो बेसिकली ये जो ग्रीन ग्रीन सा सर्कल शो हो रहा है, ये है मेरा मटेरियल। जब तक इस मटेरियल का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है, मतलब
जब तक ये नॉन सुपर कंडक्टर है, नॉन सुपर कंडक्टर, तब तक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है मेरी वो इस मटेरियल को पेनिट्रेट कर जाएंगी, इस मटेरियल को क्रॉस कर जाएंगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरे मटेरियल का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे आ जाएगा, मतलब मैं उसको कूल डाउन करके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ले आऊंगी, तो वो मेरा मटेरियल क्या बन जाएगा, द मटेरियल विल बिकम अ सुपर कंडक्टर। तो जैसे ही मेरा मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाएगा, उस स्टेट में क्या होगा, मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं they will be expelled. Okay, the magnetic field lines in this case will not be able to penetrate my material, my alloy or material which is a superconductor. अगर ये अब सुपर कंडक्टर बन चुका, क्योंकि इसका टेम्परेचर बिलो टीसी है, ठीक है ना, तो इस स्थिति में मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज मेसनर इफेक्ट, ठीक है। अब इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया डायग्राम के थ्रू। थ्योरी में कैसे लिखेंगे, तो थ्योरी में आप यहां से कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। द मेसनर इफेक्ट इज एक्सपल्जन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक्सपल्जन मतलब रिपल्शन, हटाना, दूर हटाना। एक्सपल्जन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ मटेरियल ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिशन टू द सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ठीक है। क्योंकि इसको जो डिस्कवर किया था वो एक जर्मन फिजिस्ट वॉल्थर मेसनर एंड रॉबर्ट ने किया था, तो इसीलिए इसके नाम पे इसको मेसनर इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड व कूल टू अ टेम्परेचर, तो उन्होंने क्या देखा कि जब कुछ मटेरियल्स को क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे कूल किया गया, तो उन्होंने ये प्रॉपर्टी शो की कि उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सपेल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज, और वी कैन से द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज परसिस्टेंट करंट, ठीक है। ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय परसिस्टेंट करंट। तो परसिस्टेंट करंट क्या है कि जब इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, जब आपका मटेरियल क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो कूल डाउन हो जाता है, द करंट्स ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल आर नोन एज परसिस्टेंट करंट आर जनरेटेड व्हिच एक्चुअली कैंसल द इंटीरियर फ्लक्स डेंसिटी ऑफ सुपर कंडक्टर, ठीक है। देखो फिर से, थ्योरेटिकली नहीं समझ पाओगे, डायग्राम से समझो। तो जब मेरी ये स्थिति आती है ना, जब मेरा मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है, तो इसके सरफेस पे जो करंट एग्जिस्ट करता है उस करंट को हम कहते हैं परसिस्टेंट करंट। और ये वो करंट है जिसकी वजह से मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कैंसल आउट हो जाती हैं और इस मटेरियल को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, ठीक है। अब फिर से पढ़ लेंगे एक बार। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, the currents on the surface of material which are known as persistent currents are generated which cancel the interior flux density of superconductor, ठीक है। ट्रांजिशन टेम्परेचर के नीचे, ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर TC, the material becomes perfectly diamagnetic, ठीक है। मेसनर इफेक्ट की फॉर्मल डेफिनेशन एक बार फिर से मैंने यहां मार्क कर दिया है। When a superconductor is placed in an external magnetic field, ठीक है, जब आपने एक सुपर कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया एंड कूल्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, और उसे टीसी से नीचे कूल कर दिया, ऑल द मैग्नेटिक फ्लक्स इज एक्सपेल्ड और पुश्ड आउट ऑफ इट, ठीक है। सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो उससे पुश हो जाएगा एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मेसनर इफेक्ट। तो जब भी आप मेसनर इफेक्ट पेपर में लिखें, इसका डायग्राम जरूर बनाएं सो दैट द एग्जामिनर गेट्स एन अंडरस्टैंडिंग कि आपको टॉपिक समझ आ रहा है। अच्छा देखो, अब जब आपका सुपर कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सपेल कर रहा है कुछ इस तरीके से, दैट मीन्स इस मटेरियल के अंदर जो B है दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो जो रिलेशनशिप होती है बिटवीन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, मैग्नेटिक इंडक्शन B एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है फॉर सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। सो फॉर सुपर कंडक्टर्स इनसाइड द मटेरियल B इज इक्वल टू 0 inside the specimen, तो B और H I में क्या रिलेशनशिप होता है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू H प्लस I, दिस विल बी इक्वल टू 0। थोड़ा सा टर्म्स को रीअरेंज किया, वी गेट H इक्वल्स टू माइनस I एंड Xim becomes H upon I इक्वल्स टू -1 which is negative।
और जब ये फैक्टर मेरा नेगेटिव आता है तो दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, क्यों बताया गया ये आपको 4-5 लाइन का डेरिवेशन? इसीलिए कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज मेसनर इफेक्ट एंड व्हाई द सुपर कंडक्टर्स आर डायमैग्नेटिक बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। तो उसमें आप ही छोटी सी डेरिवेशन करके बता सकते हो कि जो ये प्रॉपर्टी आ रही है इसकी वजह से ये नेगेटिव शो हो रहा है पैरामीटर, और जब भी ये पैरामीटर नेगेटिव होता है तो जो मेरा मटेरियल होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। दैट्स व्हाई सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी और जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। देखो अभी हमने पढ़ा था बिलो द ट्रांजिशन टेम्परेचर द मटेरियल बिकम्स परफेक्टली डायमैग्नेटिक, है ना। तो ये जो लाइन है, कई बार ऐसी ये लाइन लिख देंगे जस्टिफाई इट, तो आप इस लाइन को कैसे जस्टिफाई करोगे कि जो मटेरियल है जब वो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे कूल डाउन हो जाता है तो वो डायमैग्नेटिक हो जाता है। उसका एग्जांपल या उसका आंसर क्या है? ये, क्योंकि उसका स्पेसिमेन का मैग्नेटिक फ्लक्स B बिकम्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, व्हेन B कम्स इक्वल टू 0 तो हम ये स्टेटमेंट अपनी ऐसे प्रूव कर सकते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, आपके 22-23 के रीसेंट पेपर में आप देख सकते हो इतने सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सुपर कंडक्टिविटी, आराम से आप आंसर कर लेंगे। फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसका मैंने आंसर भी यहाँ पे आपको दिया है और इसका सॉल्यूशन भी नीचे बता रखा है। ठीक है ना, तो पहले आप बिना सॉल्यूशन देखे इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, और नहीं सॉल्व हो तो यहाँ से इसका हिंट देख लें और फिर इसे सॉल्व करें। आंसर आपका ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। एक्सप्लेन द मेसनर इफेक्ट एंड परसिस्टेंट करंट इन सुपरकंडक्टिविटी, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सुपरकंडक्टिंग मटेरियल्स एंड मेसनर इफेक्ट अगेन। So these are your frequently asked questions. नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, तो जो सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स हैं उनको हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, टाइप 1 विच आर कॉल्ड सॉफ्ट एंड टाइप 2 विच आर कॉल्ड हार्ड सुपर कंडक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मेरा जो सुपर कंडक्टर है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कैसे बिहेव कर रहा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, उसके बेसिस पे हम इन सुपर कंडक्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स एग्जिबिट कंप्लीट मेसनर इफेक्ट, वो कंप्लीट मेसनर इफेक्ट शो करते हैं, दैट इज बिलो द क्रिटिकल फील्ड दे आर सुपर कंडक्टर एंड एट HC दे बिकम नॉर्मल। और क्रिटिकल फील्ड अचीव होते ही वो क्या हो जाते हैं, सुपर कंडक्टिविटी अपनी लूज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो ये है मेरा टाइप 1 सुपर कंडक्टर और सॉफ्ट सुपर कंडक्टर। तो मैंने कहा कि मैं इसको प्लॉट करके दिखाऊंगी मैग्नेटाइजेशन M और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो ये है मैग्नेटाइजेशन M जो मैंने लिया है y एक्सिस पे, और इसका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो लिया है H वो लिया मैंने x एक्सिस पे। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो मेरा मटेरियल होता है वो सुपर कंडक्टर होता है, लेकिन जैसे ही क्रिटिकल फील्ड आई, यहाँ पे क्रिटिकल फील्ड है HC, तो जैसे ही क्रिटिकल फील्ड आई द सुपर कंडक्टिविटी ड्रॉप्स टू 0, द मैग्नेटाइजेशन ड्रॉप्स टू 0। तो देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू एरियाज। यहाँ पे आप देखो एक स्ट्रेट लाइन है ना, क्रिटिकल फील्ड के पास, क्रिटिकल फील्ड के पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन है जो कि आपकी सुपर कंडक्टिंग स्टेट और नॉर्मल स्टेट को डिफरेंशिएट करती है। कि मतलब HC से पहले तक तो आपका मटेरियल सुपर कंडक्टिंग स्टेट में था, और क्रिटिकल फील्ड HC को क्रॉस करते ही जो आपका मटेरियल है वो नॉर्मल स्टेट में आ गया, उसने अपनी सुपर कंडक्टिविटी लूज कर दी। ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स और सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स। Up to the critical field strength HC, the magnetization grows in proportion to the external field. ठीक है, as soon as the applied H exceeds HC, the magnetization drops to 0. The magnetization abruptly drops to 0. यहाँ पे वर्ड यूज किया गया abruptly. Abruptly मतलब एकदम से, तुरंत वो ड्रॉप हो जाता है 0 पे। अब बात आती है टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स की, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ड सुपर कंडक्टर्स। ठीक है ना,
तो जो मेरे टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स हैं उनमें दो क्रिटिकल फील्ड एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम डिनोट कर रहे हैं Hc1 और Hc2 से। तो आप फिर से इसका ग्राफ देख सकते हो टाइप 2 का। इसमें हमने y एक्सिस पे क्या लिया है, फिर से मैग्नेटाइजेशन m, और x एक्सिस पे लिया है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H। तो यहां पे हमारे पास दो क्रिटिकल फील्ड की वैल्यू है Hc1 और Hc2, ठीक है। तो जैसे ही हम Hc1 क्रॉस करते हैं तो जो आपका मैग्नेटाइजेशन है वो सडनली ड्रॉप नहीं होता जीरो पे जैसे उसमें हो रहा था। टाइप 1 में क्या हो रहा था, Hc मैग्नेटाइजेशन, जैसे ही क्रिटिकल फील्ड आया तो मैग्नेटाइजेशन ड्रॉप्स टू जीरो। यहां पे क्या हो रहा है, Hc1 Hc2 दो पॉइंट्स आ गए, दो क्रिटिकल फील्ड्स आ गए। तो जैसे इसको क्रॉस किया तो एकदम ड्रॉप नहीं हुआ जीरो पे, क्या हुआ, इंस्टेड एक ग्रेजुअल फॉल हुआ। Hc1 से लेकर Hc2 के बीच में एक ग्रेजुअल डिक्लाइन हो रहा है मैग्नेटाइजेशन का, एक ग्रेजुअल फॉल हो रहा है, ठीक है। एब्रप्ट फॉल यहां पे, एकदम से फॉल यहां पे नहीं हो रहा, ठीक है। अब Hc1 से पहले मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेस ग्रेजुअली एंड द मैग्नेटिक लाइंस पेनिट्रेट द मटेरियल, स्टार्ट पेनिट्रेट द मटेरियल, ठीक है। तो आप देखो Hc1 के बाद आपका जो मैग्नेटाइजेशन था वो ग्रेजुअली ड्रॉप कर गया। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स में आपके पास कुल मिला के 3 स्टेट बनती हैं। Hc1 से पहले वाली जो स्टेट होती है उसे कहते हैं हम सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ठीक है। और Hc1 और Hc2 के जो बीच की स्टेट है उसे हम कहते हैं मिक्स स्टेट, और वॉर्टेक्स स्टेट भी हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। फिर Hc2 के बाद आती है हमारी नॉर्मल स्टेट। मतलब Hc2 को फाइनली जब आप क्रॉस कर जाओगे तब जाकर के आपका जो मैग्नेटाइजेशन है दैट विल ड्रॉप टू जीरो। अदरवाइज इन दोनों Hc1 और Hc2 पॉइंट्स के बीच में जो आपका मैग्नेटाइजेशन है दैट विल एक्सपीरियंस अ ग्रेजुअल फॉल। तो टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस आया, टाइप 2 में Hc आते ही आपका जो ग्राफ था वो ऐसे आ गया नीचे, दिस इज मैग्नेटाइजेशन, दिस इज H। टाइप 2 में क्या हुआ, दिस इज मैग्नेटाइजेशन, दिस इज H। तो पहला पॉइंट क्रॉस किया Hc1 तो एक ग्रेजुअल फॉल हुआ अप टू Hc2, ठीक है। द मटीरियल लूजेज इट्स सुपर कंडक्टिंग स्टेट एंड कम्स टू नॉर्मल स्टेट एट Hc2। तो Hc2 जो पॉइंट है वहां पे पहुंचने के बाद आपका जो मटेरियल है वो अपने सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी को कंप्लीटली लूज करेगा। द रीजन बिटवीन Hc1 एंड Hc2 इज कॉल्ड मिक्स स्टेट, ऑल्सो कॉल्ड वॉर्टेक्स स्टेट। वॉर्टेक्स स्टेट भी हम इसे कहते हैं। इफ वी कंपेयर टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर, देयर इज एब्रप्ट फॉल in magnetization whereas in type 2 the fall is gradual, ठीक है। A material can change from type 1 to type 2 by addition of some impurities। मतलब अगर आप टाइप 1 मटेरियल में जो कि एक प्योर मटेरियल है कुछ इंप्योरिटी ऐड कर दें तो वो टाइप 2 मटेरियल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेड टाइप 1 सुपर कंडक्टर है, लेकिन अगर आप उसमें 20% इंडियम ऐड कर दें तो इट बिकम्स टाइप 2 सुपर कंडक्टर। बीसीएस थ्योरी क्या कहती है, एक्चुअली सुपर कंडक्टर के बारे में अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ा। देखो दो तरीके होते हैं किसी भी चीज को देखने के, एक होता है बाहरी तरीका, मोटा मोटा तरीका, ऊपर वाला तरीका, है ना, और एक तरीका होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जिसका मतलब है कि हम उसके एटम्स, उसके मॉलिक्यूल्स, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल पे क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करें, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल पे स्टडी करें, तो वो कैसे स्टडी कर सकते हैं, थ्रू बीसीएस थ्योरी। बीसीएस थ्योरी यही बताती है कि सुपर कंडक्टर्स में एक्चुअली हो क्या रहा है,
एट द लेवल ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, इसका नाम बीसीएस थ्योरी क्यों कहा गया? बाय इट्स ऑब्जर्वर्स, जो डेवलपर्स थे इसके, जिन्होंने इसकी क्वांटम थ्योरी डेवलप की थी, उनके नाम से। तो ये 3 हमारे फिजिसिस्ट थे, जॉन बार्डीन, लियोन एन कूपर एंड जॉन शेरेफर। तो इन तीनों का पहला सरनेम का ले लिया हमने इनिशियल BCS, उसके नाम के बेसिस पे ये बनती है BCS थ्योरी। एंड दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द इंटरैक्शन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स के इंटरैक्शन जो होता है विद द हेल्प ऑफ फोनोन्स। ये इनके बीच में जो इंटरैक्शन होता है दैट इज थ्रू एक्सचेंज ऑफ फोनोन्स। ठीक है, इसको आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कि गैंग अप करना, जैसे कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ गैंग अप करके 2-2 के पेयर बना लो और एक जगह नीचे स्ट्राइक करके बैठ जाओ कि हम तो आ ही नहीं रहे, हमने गैंग अप कर लिया और हम नीचे बैठे हैं, ग्राउंड स्टेट पे हैं, कंडेंस स्टेट में है। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, 2-2 के पेयर बना रहे हैं। इन पेयर्स को हम क्या कहते हैं? कूपर पेयर्स। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स को हम क्या कह रहे हैं? कूपर पेयर कह रहे हैं। तो ये 2-2 के पेयर बना के नीचे ग्राउंड स्टेट पे सेटल हो गए। जब ये सेटल हो गए तो मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो गया, उसे कोई रेजिस्टेंस अपने पाथ में नहीं मिला। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्टेंस कब मिलता है? जब स्कैटर्ड पार्टिकल्स होते हैं मटेरियल में, इधर उधर फैले हुए पार्टिकल्स होते हैं, तो वो स्कैटरिंग हो जाती है, करंट को एक क्लियर पाथ नहीं मिलता। अभी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? फोनोन्स के इंटरैक्शन की वजह से बाइंड अप हो रहे हैं। ठीक है, कूपर पेयर्स डेवलप कर रहे हैं, गैंग अप कर रहे हैं और नीचे सेटल डाउन हो जा रहे हैं ग्राउंड स्टेट में, कंडेंस स्टेट में। ठीक है, और आपका करंट आसानी से पास हो जा रहा है। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ बीसीएस थ्योरी गिवन बाय दीज 3 फिजिसिस्ट्स। अब बात आती है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की। तो पहले जनरली ये समझा जाता था कि 30 केल्विन से बिलो टेम्परेचर पे, मतलब 30 केल्विन एक हायर लिमिट हो गई, इससे ऊपर हम जाएंगे तो मटेरियल को सुपर कंडक्टर में नहीं बदल सकते। लेटर ऑन धीरे धीरे जैसे सुपर कंडक्टिविटी वाला जो ये एरिया था, इसमें जैसे जैसे एडवांसमेंट होने लगी तो ये पता लगाया गया कि कुछ अलॉयज, कुछ मटेरियल्स ऐसे भी हैं जो काफी हाई टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिना शो करते हैं। ठीक है, until 1986 physicists believed that BCS theory forbids superconductivity at temperatures above 30 Kelvin। मतलब वो मानते थे कि 30 केल्विन से ऊपर तो सुपर कंडक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन it was soon found that replacing lanthanum with yttrium raised the critical temperature to 92 Kelvin। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिनके थ्रू उन्हें पता लगा कि 92 केल्विन तक भी आप जो है क्रिटिकल टेम्परेचर को रेज कर सकते हो और सुपर कंडक्टिविटी अटेन कर सकते हो। दिस टेम्परेचर जंप इज सिग्निफिकेंट सिंस इट अलाउज लिक्विड नाइट्रोजन एज रेफ्रिजरेंट। ठीक है ना, तो लिक्विड नाइट्रोजन जो थी वो रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होने लगी, आज भी कई एप्लीकेशंस में यूज की जाती है, विच रिप्लेस्ड लिक्विड हीलियम। ठीक है, जो कि एक हम कह सकते हैं इकोनॉमिक उपाय था, सस्ता उपाय था। ठीक है, क्योंकि लिक्विड हीलियम जो थी वो महंगी पड़ती थी और लिक्विड नाइट्रोजन जब हमने उसको रिप्लेस किया एज अ रेफ्रिजरेंट तो हमारे जो भी कमर्शियल एप्लीकेशंस थे उनमें हमें बड़ा फायदा मिला। ठीक है, सो ये जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिना आया निकल के कि भाई हम सुपर कंडक्टर्स को एक हाई टेम्परेचर पे भी अचीव कर सकते हैं, इट हेल्प्ड अ लॉट इन कमर्शियल एप्लीकेशंस। अभी अगर हम बात करें तो 1993 में एक हाईएस्ट टेम्परेचर सुपर कंडक्टर ऑब्जर्व हुआ जिसमें आप देख सकते हो कि ये इतने सारे हमारे इन्वॉल्व हैं। कौन कौन है? मरकरी है, थैलियम है, बेरियम है, कैल्शियम, कॉपर एंड ऑक्सीजन। तो ये सारे मिलकर के मटेरियल हमारे को एक सिरेमिक दे रहे हैं, एक सिरेमिक मटेरियल दे रहे हैं जो कि सुपर कंडक्टिविटी शो करता है किस रेंज में? विद क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ 133 केल्विन टू 138 केल्विन। मतलब इतने हाई टेम्परेचर पे भी हमें एक सुपर कंडक्टर मिल सकता है। इन फरवरी 2008 आयरन बेस्ड फैमिली ऑफ हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स वॉज डिस्कवर्ड। सो बेसिकली ये एरियाज हैं जो कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहे हैं और आपको इसमें सुपर कंडक्टर्स, नए नए सिरेमिक्स, नए नए प्रोडक्ट्स मिलते रहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ डिस्कस करना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपके AK2 के क्वेश्चन पेपर में
हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स पे भी नोट आ चुका है लिखने को, जिसमें आप ये पॉइंट्स लिखेंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर्स क्या क्या होती हैं? जो मटेरियल्स नॉर्मल हाई नॉर्मल रेजिस्टिविटी जिन मटेरियल्स की होती है वो सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। द मटेरियल्स फॉर विच Z इंटू रो इज इक्वल टू 10 पावर 6 दे एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी। अब ये Z क्या है? Z इज द एटॉमिक नंबर, आप सभी लोग जानते हैं, एंड रो इज द रेजिस्टिविटी। तो जिन मटेरियल्स के लिए Z इंटू रो की पावर 10 Z इंटू रो की वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर 6 तक पहुंच जाती है, वो सभी मटेरियल्स मेरे सुपर कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं। For chemically pure and structurally perfect specimen, super conductivity is very sharp। जो मटेरियल्स मेरे बिल्कुल प्योर होते हैं, ठीक है, उनके लिए सुपर कंडक्टिविटी काफी हाई होती है। द करंट इन सुपर कंडक्टर्स कैन बी सस्टेन्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, है ना, क्योंकि देखो सुपर कंडक्टर क्या है? ऐसा डिवाइस जो रेजिस्टेंस फ्री है, जिसमें करंट फ्री फ्लो अलाउ करता है। तो नेचुरल सी बात है कि उस तरह के मटेरियल में मेरा जो करंट है वो लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डज नॉट पेनिट्रेट सुपर कंडक्टर, मेसनर इफेक्ट है, हमने देख लिया कि जब भी कोई सुपर कंडक्टर रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकती, एंड दिस इज नथिंग बट मेसनर इफेक्ट। अबव द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड अ सुपर कंडक्टर बिकम्स नॉर्मल मटेरियल, ठीक है ना। जैसे ही हम क्रिटिकल फील्ड को क्रॉस करते हैं तो सुपर कंडक्टर जो है वो अपनी सुपर कंडक्टिविटी की क्षमता खो देता है, ये भी हमने पढ़ लिया। फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर नॉट सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। दो तरह के मटेरियल्स पाए गए, फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक, जो सुपर कंडक्टिविटी एग्जिबिट नहीं करते। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर्स, इसकी एप्लीकेशंस भी पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहली बात पावर ट्रांसमिशन, जहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट पावर का ट्रांसमिशन आपको करना है वहां पे आप सुपर कंडक्टर का यूज कर सकते हो, क्योंकि सुपर कंडक्टर यूज करके पावर ट्रांसमिशन हो सकता है एट अ लोअर वोल्टेज लेवल विदाउट एनी एनर्जी लॉस, बिना एनर्जी लॉस किए। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, ठीक है, तो ये जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स होती हैं दे आर वेरी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, दे आर यूज्ड इन एमआरआई, एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोमीटर्स, ठीक है, मशीन्स में यूज किया जाता है इनका। एक्सपेरिमेंटल डिजिटल कंप्यूटर्स में इनका यूज किया गया है इन पास्ट, इन 1950s एंड 1960s। क्रोयोटोन स्विचेस, है ना, इसको डिजिटल सर्किट्स जो हम लोगों के शुरू हुए थे इवॉल्व होने, उसमें सुपर कंडक्टर्स का यूज किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्लाइड में कोशिश की गई है आपको बेस्ट क्रक्स निकाल के देने की, आप भी इसी तरीके से इसका कीवर्ड्स बना लें और उनको हाईलाइट करके आएंगे, यू विल गेट गुड मार्क्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो, दे आर यूज्ड टू बिल्ड जोसेफसन जंक्शंस, ठीक है। ये जोसेफसन जंक्शंस क्या होते हैं? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्क्विड्स। स्क्विड्स क्या है? दीज आर सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनके जंक्शंस हैं। फोटोन डिटेक्टर और मिक्सर की तरह भी इसको यूज किया जा सकता है। इसकी कुछ प्रॉमिसिंग फ्यूचर एप्लीकेशंस हैं जो क्या क्या इंक्लूड करती हैं? स्मार्ट ग्रिड, ओके, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन ट्रांसफॉर्मर्स, पावर स्टोरेज डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड फॉल्ट करंट लिमिटर्स, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं सुपर कंडक्टर्स की। आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं कुछ इस तरीके से, डिस्कस हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, बताया था मैंने आपको। पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर्स, टाइप 1, टाइप 2, BCS थ्योरी, determine critical current and current density which can flow through a long thin superconducting wire of diameter 2 mm and critical field is this। तो आपको क्या निकालने को कहा गया है? आपको निकालने को कहा गया है क्रिटिकल करंट एंड क्रिटिकल डेंसिटी, ओके, IC एंड JC, और आपको क्या गिवन है? क्रिटिकल फील्ड गिवन है और वायर का रेजिस्टेंस गिवन है। हिंट नीचे गिवन है, आप इसको सॉल्व करें और अपना आंसर फाइंड आउट करें, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आपके आ जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। ज्यादा इसमें फॉर्मूले हैं नहीं, 2-4 ही फॉर्मूले हैं, उनको अच्छे से पढ़ के जाएं। ओके, सो हमने सुपर कंडक्टर्स खत्म कर लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी यूनिट का नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज नैनो मटेरियल्स। है कि नैनो मटेरियल्स हैं क्या, उसका इंट्रोडक्शन बेसिक।
नैनो जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्वार्फ, और ड्वार्फ का मतलब आप लोग जानते हो क्या है, स्मॉल, है ना, कोई भी चीज जो बहुत छोटी है। और हम जानते हैं कि 1 नैनोमीटर का स्केल जो है वो हमें क्या देता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻9 मीटर्स। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम कितने छोटे स्केल पे डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी इज अ ब्रांच इन विच वी स्टडी द डिजाइन, कैरेक्टरिस्टिक, प्रोडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, डिवाइसेस एंड सिस्टम्स ऑन नैनो स्केल, ठीक है। तो एक ऐसी साइंस जिसमें हम मटेरियल्स का कैरेक्टरिस्टिक, उनका फैब्रिकेशन, सब कुछ वो नैनो स्केल पे पढ़ते हैं, दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो साइंस इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द फिनोमिना एंड मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल्स एट एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड माइक्रोमॉलिक्यूलर स्केल। और जब हम नैनो की बात करेंगे तो हमें जाहिर सी बात है सब एटॉमिक लेवल पे जाना पड़ेगा। तो मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल जो कि किस लेवल पे हो रहा है, एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, माइक्रोमॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है ना। तो उस तरह का जो वेरिएशन हो रहा है उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो दैट साइंस, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड नैनो साइंस। The growth of nanoscience and nanotechnology is in line with miniaturization. तो miniaturization का जमाना है, आप जानते हो कि आपके जो चिप साइजेस हैं वो भी छोटे होते जा रहे हैं, आपके हर एक डिवाइस का साइज कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने कभी पुराने मोबाइल फोन्स देखे हो तो वो कितने बल्की और कितने हैवी और कितने बड़े हुआ करते थे, लेकिन अब उसका साइज रिड्यूस होता जा रहा है, वो एक स्मार्टफोन, एक लाइट वेट डिवाइस में कन्वर्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो मिनिएचराइजेशन के पीछे जो साइंस लग रही है वो क्या है, that is nano science or nanotechnology. The materials developed under nanotechnology show very different properties at nanoscale in comparison to macro scale. Through the properties hardly change at micro scale. ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती हैं एज कंपेयर टू देयर प्रॉपर्टीज ऑन मैक्रो स्केल। मैक्रो स्केल मतलब बड़ा स्केल। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे सब्सटेंस भी पाए गए हैं जो ओपेक होते हैं मैक्रो स्केल पे, लार्ज स्केल पे, लेकिन वही सेम सब्सटेंस ट्रांसपेरेंट हो जाता है स्मॉल स्केल पे, नैनो स्केल पे, ठीक है। कुछ मटेरियल्स जो कंबस्टिबल मटेरियल्स हैं, दे टर्न इनटू लिक्विड, इंसुलेटर बिकम कंडक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हम इस एग्जांपल के थ्रू यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक पर्टिकुलर मटेरियल है, उसकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उसकी कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक जो उसकी मैक्रो लेवल पे, लार्ज लेवल पे है, वो भी नैनो लेवल पे, नैनो स्केल पे वो प्रॉपर्टी कई बार मटेरियल की चेंज हो जाती है। नैनो मटेरियल्स इन पावर्ड फॉर्म, पाउडर्ड फॉर्म्स आर कॉल्ड नैनो पार्टिकल्स। तो अगर आप इन नैनो मटेरियल्स को पाउडर फॉर्म में स्टडी करें, पाउडर फॉर्म में देखें तो उन्हें हम क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड नैनो पार्टिकल्स। दे आर इंपॉर्टेंट इन सिरेमिक्स, पाउडर मेटलर्जी, अचीवमेंट ऑफ यूनिफॉर्म नैनो पोरोसिटी एंड सिमिलर एप्लीकेशंस। तो काफी हमारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें नैनो पार्टिकल्स का भी यूज किया जाता है, विच इज द पाउडर्ड फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल्स, नैनो डिवाइसेस। द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ सेम मटेरियल्स आर ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ठीक है। हमने पढ़ा कि अगर कोई मटेरियल मैक्रो स्केल पे किसी एक तरीके से बिहेव कर रहा है तो वो नैनो स्केल पे किसी अलग ही तरीके से बिहेव करेगा। तो ये जो डिफरेंस आया, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है क्योंकि वो जो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी तो स्ट्रक्चर है और जो उनकी बॉन्डिंग है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। नैनो मटेरियल्स, these are the materials that are developed, designed, fabricated and manipulated at the nanometer scale. Various physical, electrical, mechanical and magnetic properties of these materials change drastically. तो जब हम किसी मटेरियल को स्केल डाउन करके नैनो स्केल पे लेके आते हैं तो उसके जो बिहेवियर है, उसकी जो फिजिकल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनमें ड्रास्टिक चेंज ऑब्जर्व किया जाता है। These are fabricated from carbon ceramics, ferrites, metals, polymers, semiconductors and silicas. Example इसका buckyballs, which are the structure of C60 एटम्स, कार्बन के एटम्स से बनता है। नैनो ट्यूब्स, नैनो जेल्स, नैनो क्रिस्टल्स, क्वांटम डॉट्स एटसेट्रा। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी अगर आपसे 1 या 2 नंबर में पूछी जाए तो आप ये लिखें, और अगर इलैबोरेटिवली पूछी जाए, 5 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन आए
तो आपके लिए मैंने एक बड़ा आंसर भी इसका फ्रेम करके रखा है स्लाइड में। नैनो मटेरियल्स आर हार्ड, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, डक्टाइल एट हाई टेम्परेचर, केमिकली वेरी एक्टिव होते हैं और वियर रेजिस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्वांटम वेल। क्वांटम वेल क्या है? देखो, if one dimension is reduced to nano range while the other dimensions remain large, then the structure formed is called quantum well. For example, अगर आपके पास एक 3D मटेरियल है जिसके तीनों डायमेंशंस हैं, ठीक है, ये क्या है, एक 3D बल्क मटेरियल है जिसके पास अपनी तीनों डायमेंशंस हैं। अगर आप इसकी एक डायमेंशन को रिड्यूस कर दो नैनो स्केल पे और बाकी की दो डायमेंशंस को एज इट इज छोड़ दो, तो जो आपके पास 2D मटेरियल बचेगा, अब ये 2D मटेरियल बच जाएगा आपके पास। फॉर एग्जाम्पल एक शीट है ना, एक प्लेन शीट, तो वो क्या होगा, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, क्वांटम वेल, और ये मेरा एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। These quantum wells are widely used in, कहां इसका एप्लीकेशन पाया गया है, डायोड लेजर्स में, इंक्लूडिंग रेड लेजर्स, डीवीडीज, लेजर प्रिंटर्स, इंफ्रारेड लेजर्स, एंड ऑल्सो टू मेक HEMTs। HEMTs क्या है, high electron mobility transistors. They can be made to high degree of precision by modern epitaxial crystal growth technique। और इनको बनाया कैसे जाता है, epitaxial crystal growth techniques के थ्रू हम quantum wells को फैब्रिकेट कर सकते हैं। अब देखो, आपने जब एक 3D स्ट्रक्चर की 1 डायमेंशन को रिड्यूस किया तो आपको क्या मिला था, क्वांटम वेल। अब अगर हम इस 3D स्ट्रक्चर की कोई भी 2 डायमेंशन को नैनो स्केल पे रिड्यूस कर दें और एक डायमेंशन को एज इट इज छोड़ दें, तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट विल बी 1D स्ट्रक्चर। एक डायमेंशन होगी उसमें, बाकी की 2 डायमेंशंस को आपने नैनो स्केल पे रिड्यूस कर दिया है, एंड द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड क्वांटम वायर, ठीक है। तो क्वांटम वायर क्या हुआ, इफ 2 डायमेंशंस आर रिड्यूस्ड टू नैनो स्केल व्हाइल थर्ड रिमेन्स सेम, द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड क्वांटम वायर, which will be similar to a cable or a wire, जो कि एक कॉपर वायर की तरह ही सिमिलर होगा, बट मेड विद कार्बन नैनोट्यूब्स। लेकिन इसको कैसे बनाया जाता है, कार्बन नैनोट्यूब्स से बनाया जाता है। ये जनरली क्या होते हैं, क्वांटम वायर्स आर यूजुअली कंडक्टर्स, बट दे कैन आल्सो बी मेड एज इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। फाइनली वी हैव क्वांटम डॉट। क्वांटम डॉट क्या होगा, आपका जो 3D मटेरियल था, अगर आप उसकी तीनों डायमेंशंस को नैनो स्केल पे रिड्यूस कर देते हैं, देन द मटेरियल ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड 0 डायमेंशनल मटेरियल होता है पहली बात वो, और उसको हम कहते हैं क्वांटम डॉट, ठीक है। इफ ऑल द 3 डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल आर रिड्यूस्ड टू नैनो रेंज, देन द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज कॉल्ड क्वांटम डॉट। Quantum dots have properties intermediate between bulk semiconductor and discrete atoms और molecules, ठीक है। और इनका जो साइज होता है वो डिपेंड करता है, उससे डिपेंड करता है इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो लार्जर क्वांटम डॉट्स होती हैं 5 to 6 नैनोमीटर की, दे एमिट अ लॉन्गर वेवलेंथ, वाइल जो स्मॉलर क्वांटम डॉट्स होती हैं हमारी 2 to 3 नैनोमीटर की, दे एमिट शॉर्टर वेवलेंथ्स। क्वांटम डॉट के एग्जांपल देख लो, क्या क्या हो सकते हैं, कैडमियम सेलेनाइड, कैडमियम टेलुनाइड, जिंक सेलेनाइड एंड इंडियम फोस्फाइड। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वांटम डॉट्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्या होंगे, 0 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं है। ये एक समराइजेशन 3D बल्क मटेरियल जिसके पास अपनी सारी डायमेंशंस हैं, ये मेरा एक बल्क सेमीकंडक्टर है। फॉर एग्जांपल, इसकी मैंने एक डायमेंशन को रिड्यूस किया नैनो स्केल पे और ये बन गया मेरा 2D स्ट्रक्चर जिसे मैंने कहा क्वांटम वेल। फिर मैंने इस बल्क मटेरियल की 2 डायमेंशन रिड्यूस की नैनो स्केल पे, तो मुझे मिला 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच आई एम कॉलिंग क्वांटम वायर। और अगर मैं इस बल्क मटेरियल की तीनों डायमेंशंस को रिड्यूस कर दूं नैनो स्केल पे, तो आई गेट अ 0 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड क्वांटम डॉट, ठीक है। और क्वांटम वेल, क्वांटम वायर, क्वांटम डॉट, ये तीनों क्या हैं, दीज ऑल 3 आर द एग्जांपल्स ऑफ नैनो मटेरियल्स। ये तीनों ही हमारे नैनो मटेरियल्स हैं।
एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डिफाइन करती है मेरी डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, जीई से रिप्रेजेंट किया। इट इज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी, द नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू ऑक्यूपाई, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। मतलब कि जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जिसमें कि आपके इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो सभी क्या डिफाइन करते हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी जी को हमने मार्क किया y एक्सिस पे और एनर्जी को हमने मार्क किया x एक्सिस पे, ठीक है। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने प्लॉट्स चेक किए सारे टाइप के मटेरियल्स के जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। तो अगर हम एक बल्क मटेरियल जो कि 3D मटेरियल है उसका चेक करें तो कुछ इस तरीके का कर्व हमें मिलता है और इसकी जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e पावर हाफ। फॉर क्वांटम वेल विच इज अ 2D स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके का कर्व मिलता है एंड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e पावर 0, एनर्जी की पावर 0। और जब किसी भी मटेरियल किसी भी पैरामीटर की पावर 0 होती है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। फॉर क्वांटम वायर विच इज अ 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर द ग्राफ गोज लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड, ये क्या होता है, ये किसका साइन होता है, दिस इज डिकेइंग साइन। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e पावर माइनस हाफ। फाइनली फॉर क्वांटम डॉट, क्वांटम डॉट क्या था हमारा, इट वाज अ 0 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो उसके लिए जो हमारा कर्व आता है वो कुछ इस तरीके का आता है, एक स्ट्रेट लाइन और इससे एक बहुत माइनर डिस्टेंस पे एक दूसरी स्ट्रेट लाइन ऐसे इससे मिलती हुई लगभग EG, तो जिसे हमने डिनोट किया है and the density of states is directly proportional to delta Eg minus E। डेल्टा का उपयोग कब करते हैं, जब हम किसी बहुत स्मॉल, किसी बहुत माइनर चेंज की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम वेल, व्हाट आर नैनो मटेरियल, एक्सप्लेन बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्वांटम डॉट, क्वांटम वायर, क्वांटम वेल, ठीक है ना। तो ये सारे ही टॉपिक आपके प्रीवियस ईयर पेपर, बहुत रिसेंटली जो आपके पेपर्स हुए हैं उनमें पूछे गए। अब फाइनली बात आती है कि ये जो नैनो मटेरियल्स हैं इनका फैब्रिकेशन कैसे होगा, इनको बनाया कैसे जाए। तो बेसिकली हमारे पास 2 अप्रोच होती है इनको फैब्रिकेट करने की, एक होती है बॉटम अप अप्रोच और एक होती है टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। तो बॉटम अप टेक्निक नाम से पता चल रहा है, बॉटम अप मतलब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं या फिर ऐसा कह लो छोटे से बड़ा। तो हमने मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल, एटम बाय एटम कलेक्ट करके एक बड़ा चीज डिजाइन किया, छोटे से बड़े की तरफ जाना इज बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। दिस इज द टेक्निक इन विच डिवाइसेस आर बिल्ट अप एटम बाय एटम, एटम बाय एटम जोड़ करके आप एक मटेरियल को तैयार करते हो, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच क्या हो गई, उसकी उल्टी हो गई। जब हम एक बड़े मटेरियल को तोड़ तोड़ के छोटे पर लेके आते हैं, नैनो स्केल पे लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉप डाउन टेक्निक। टॉप डाउन, टॉप से डाउन आना या फिर बड़े से छोटे की तरफ आना, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे क्या शो हो रहा है, एक बल्क मटेरियल लिया हमने 3D मटेरियल, उसको ट्रांसफॉर्म किया एनर्जी से पाउडर फॉर्म में, ठीक है। फिर पाउडर फॉर्म से हमने डेवलप की नैनो शीट्स, नैनो पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो ये कौन सी टेक्निक है, द टेक्निक इन विच मटेरियल्स एंड डिवाइसेस आर कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग द एग्जिस्टिंग मटेरियल फ्रॉम लार्ज एंटिटीज। और इसको प्रोसेस को अचीव करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं उसे हम कहते हैं लिथोग्राफी, ठीक है। लिथोग्राफी इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू अचीव दिस टॉप डाउन टेक्निक। अब हमारे पास हमारे सिलेबस में एक अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच है, वो एक सीवीडी, सीवीडी इज केमिकल वेपर डिपोजिशन। तो टॉप डाउन अप्रोच है तो इसका क्या मतलब होगा कि हम एक बड़ा सब्सटेंस, बड़ा सबस्ट्रेट लेंगे और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके डाउन करेंगे और उससे नैनो पार्टिकल्स को बनाएंगे, ठीक है ना। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब यही है। तो इन दिस मेथड अ सबस्ट्रेट इज प्रिपेयर्ड विद अ लेयर ऑफ मेटल कैटलिस्ट।
इस चीज को अचीव करने के लिए ये जो हमारा सबस्ट्रेट है इसको हीट किया जाता है एक चेंबर में एट अ टेम्परेचर ऑफ 700 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ टू इनिशिएट द ग्रोथ ऑफ नैनो ट्यूब्स, इस चेंबर में आप दो गैसेस को ब्लो करते हो, उन दो गैसेस को हम क्या कहते हैं, प्रीकर्सर्स। ठीक है, दीज टू गैसेस आर कॉल्ड प्रीकर्सर्स। तो इस चेंबर में हम डालते हैं दो गैसेस विच आर कॉल्ड प्रीकर्सर्स। क्या क्या होती हैं वो, मीथेन CH4 कार्बन कंटेनिंग गैस है जो कि, एंड द अदर वन इज अ प्रोसेस्ड गैस जो कि एक प्रोसेस से बनाई गई है, इट में कंटेन अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो जो 700 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आपने चेंबर में मेंटेन किया है वो क्या करता है, जो CH4 के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी, जो CH4 के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक कर देता है। ठीक है, कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स को अलग अलग कर देता है, ये देखो। उसके बाद जो कार्बन एटम्स हैं उनके साथ हाइड्रोजन नहीं है अब लगा हुआ, CH4 जो मीथेन के एटम्स थे वो ब्रेक डाउन हो गए, C अलग चला गया, H अलग चला गया। These carbon atoms attach to the catalyst particles where they bond to other carbon atoms and this results in the formation of nanotubes। ये देखिए, दिस इज द CVD टॉप डाउन अप्रोच, केमिकल वेपर डिपोजिशन। क्या कर रहे हैं, एक चेंबर लिया, एक फर्नेस ले रखी है, इसके अंदर हमने अपना सबस्ट्रेट रख दिया। ये सबस्ट्रेट क्या है, वो मटेरियल जिसको हम तोड़ तोड़ के क्या करेंगे, एक नैनो शीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब इसको हमने 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस चेंबर में हीटअप किया, वैक्यूम पंप लगा रखा है यहाँ पे, और दो गैसेस इसमें हमने रिलीज की जिनको हम कहते हैं प्रीकर्सर्स। अभी पीछे हमने पढ़ा था, तो ये जो प्रीकर्सर्स हैं ये इसमें डाले गए, हाई टेम्परेचर पे मीथेन के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हुए, कार्बन के एटम्स अलग चले गए, तो कार्बन के एटम्स ने सबस्ट्रेट के एटम्स के साथ कंबाइन करके नैनो ट्यूब्स का फॉर्मेशन किया। ठीक है, CVD मेथड के एडवांटेजेस देख लीजिए। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई प्योरिटी हाई परफॉर्मेंस मटेरियल्स, byproducts are removed from carrier gas flow through reaction chamber, substrate is exposed to one or more volatile precursor। क्या था precursor, मीथेन और नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल हमने लिया था, which reacts or decompose on substrate to produce the desired component। It is widely used to produce coatings, powders, fibers and monolithic components। ठीक है, so this was the top down approach, CVD chemical vapor deposition, जिसमें कि आपका नैनो पार्टिकल्स, नैनो मटेरियल्स को फैब्रिकेट करने के लिए जो आपका यूज किया जाता है। अनदर मेथड विच इज यूज्ड फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स इज सॉल-जेल मेथड। और ये जो हमारी सॉल-जेल मेथड है ये क्या है, ये बॉटम अप अप्रोच है, मतलब इसमें हम एटम बाय एटम जोड़ करके एक पूरा नैनो पार्टिकल, एक नैनो स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ठीक है, इसको मैं ऐसे समझाऊंगी तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, इस डायग्राम को मैंने इसलिए आपके लिए बना दिया है, और ये जो सारे पॉइंट्स, डॉट पॉइंट्स लिखे हैं ये इस डायग्राम को ही डिफाइन कर रहे हैं। तो पहले डायग्राम देखें फिर डॉट पॉइंट्स पढ़ लेंगे। तो बेसिकली हम सॉल लेते हैं पहले। ठीक है, सॉल को हमने जेल में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अभी पढ़ेंगे इसको डिटेल में थोड़ा सा। फिर जेल को ड्राइंग प्रोसेस से ड्राइड जेल में कन्वर्ट किया, ड्राइड जेल को ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में लेके आए, उस पाउडर फॉर्म को सिफ्टिंग प्रोसेस से फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो आप ये चेन याद रखना, ये डायग्राम याद रखना, तो इसकी थ्योरी आप अपने आप लिख लोगे। अब वापस चलते हैं इसकी थ्योरी पे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, सॉल लिया था, है ना। दिस मेथड इज यूज्ड टू सिंथेसाइज मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स। सॉल, सबसे पहले हमने सॉल लिया। सॉल क्या है, ये एक डिस्पर्स्ड फेज है जिसमें size of the particle is very small that the gravitational force do not exist। इतना स्मॉल पार्टिकल होता है सॉल की फॉर्म में, पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो इतना स्मॉल होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है ना। जेल इज अ सेमी रिजिड मास। तो जेल कैसे बना, इट फॉर्म्स व्हेन द सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल begins to evaporate and the particles left behind join together in a continuous network। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेडिमेंटेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सॉल से जब मेरा सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है
तो मेरे पास क्या बचता है, जेल, विच इज अ सेमी रिजिड मास। जेल तक आ गए। अब इस जेल का क्या करेंगे, इस जेल को ड्राई करेंगे ड्राइड जेल में, ठीक है। उसके बाद ड्राइड जेल इज ग्राइंडेड टू पाउडर्ड फॉर्म, इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। दिस पाउडर्ड फॉर्म इज देन सिफ्टेड। अब ये सिफ्टिंग क्या है, सिफ्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग लंप्स टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट। तो सिफ्टिंग के बाद आपको मिलता है आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो ये जो सॉल जेल अप्रोच है, ये मेरी क्या है, एक बॉटम अप अप्रोच है, जिसमें मैं एटम बाय एटम चीजों को जोड़कर, छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़कर अपना नैनो पार्टिकल बना रही हूं, ठीक है। इसके क्या एडवांटेजेस हैं, चीप, लो टेम्परेचर टेक्निक है, फाइन कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट्स केमिकल कंपोजिशन, मतलब प्रोडक्ट की जो केमिकल कंपोजिशन है उसको आप बहुत फाइनली, बहुत सेंसिटिव तरीके से उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इजीली कंट्रोल्ड, इवन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डोपेंट्स कैन बी फॉर्म्ड यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल, ठीक है ना। तो शॉर्ट में मैंने आपको दे दी थी और एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। आपको क्या करना है, केवल ये जो मेजर हेडिंग्स है ये याद रखनी है और इनके कीवर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें नैनो मटेरियल्स में, तो ये जो नैनो मटेरियल्स होते हैं, दीज मटेरियल्स आर एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग, है ना। जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं दैट मीन्स हम उसकी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो जो नैनो पार्टिकल्स, नैनो मटेरियल्स हैं, दीज आर एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द क्लस्टर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स इन द क्लस्टर। तो अगर कोई क्लस्टर है हमारे पास, उसका मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इस पे। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकली ये मटेरियल्स कैसा बिहेवियर शो करते हैं, द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन्स अकर्स, मतलब ये फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट्स टू हायर एनर्जी स्टेट्स। It is observed that clusters of different size have different energy separations, so their absorption is different for different clusters and hence different colors. Magnetic properties. These magnetic जो नैनो पार्टिकल्स हैं आपके, they exhibit magnetic properties. इनमें magnetic properties भी पाई गई हैं. The smaller particles are more magnetic than the bulk materials. क्योंकि जो जितना भी हमारा पार्टिकल का साइज स्मॉल होता जाएगा, its magnetic property actually enhances, वो ज्यादा आपका मैग्नेटिक बनेगा. Electronic properties. The electronic structure of nanoparticles can be studied by UV photoelectron spectroscopy. ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक UV फोटोन हम स्ट्राइक करते हैं, तो UV फोटोन स्ट्राइक करने से जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस बैंड में, दैट इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड, इजेक्टेड, और ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं these are counted by the spectroscope. एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं. तो जो नैनो मटेरियल्स हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं. सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर SET में यूज किए जाते हैं. स्पिन वैल्यू, मैग्नेटिक टनल जंक्शंस MTJ. अगर ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स में आपकी जो नैनो साइंस है वो लाइट एमिटिंग डायोड्स में यूज की जाती है. LED सब लोग जानते हैं क्या होता है, सब लोगों ने देखी है LEDs. ठीक है. ल्यूमिनेसेंस, फिनोमिना ऑफ ल्यूमिनेसेंस भी आपने पढ़ा है. क्या होता है ल्यूमिनेसेंस? जिसकी वजह से एमिट होती है लाइट, है ना. तो ल्यूमिनेसेंट बारकोड स्ट्रक्चर, फोटोवोल्टाइक्स, दीज अगेन आर द वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज जिनमें आपके नैनो पार्टिकल्स, नैनो मटीरियल्स यूज किए जाने लगे हैं. डायग्नोस्टिक, मेडिकल फील्ड में नैनो पार्टिकल्स का, नैनो मटेरियल्स का बहुत यूज है. ठीक है. तो कोई भी बीमारी, कोई भी पर्टिकुलर चीज को अगर डॉक्टर्स को डायग्नोस करना होता है तो वो नैनो पार्टिकल्स का, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. ड्रग डिलीवरी टू अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ पेशेंट्स बॉडी. ठीक है. क्या होता है कि जो ड्रग्स बहुत स्मॉल अमाउंट में और बहुत ही माइन्यूटली पेशेंट की बॉडी तक अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोर्शन तक पहुंचाना होता है तो उस केस में भी हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. एनर्जी, मोनो एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन आर वाइडली यूज्ड इन सोलर सेल. तो एनर्जी के केस में, सोलर सेल्स के केस में भी आजकल नैनो टेक्नोलॉजी का यूज है. सेंसर्स, ऐसा पाया गया है कि जो सेंसर नैनो टेक्नोलॉजी से बने
दे आर मच मोर एफिशिएंट देन द नॉर्मल वंस। ठीक है, सो सेंसर्स में भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज आता जा रहा है। सुपीरियर लाइट वेट मटीरियल्स, ठीक है, लाइट वेट मटीरियल्स इंक्लूडिंग बुलेट प्रूफ क्लोथिंग, कार्बन फाइबर, टीयर रेजिस्टेंट क्लोथ्स, पाउट मटीरियल्स। तो इन सभी चीजों में नैनो टेक्नोलॉजी का, इन सभी डोमेन्स में, फील्ड्स में नैनो टेक्नोलॉजी का यूसेज आजकल किया जाने लगा है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल्स, जिस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रीवियस ईयर में आपके रिसेंटली 22-23 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिस्कस द प्रॉपर्टीज एंड पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल्स। ठीक है, दोनों ही चीजें मैंने आपको कवर करा दी हैं। एंड व्हाट आर द रिस्क ऑफ यूजिंग नैनो मटेरियल्स टू ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी पे हम नैनो मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसका कोई डिसएडवांटेज है? हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑफ बीट था, बट मैंने इसका आंसर यहीं पे मेंशन कर दिया। पहला, टॉक्सिसिटी। ये जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, नैनो मटेरियल्स होते हैं, उसमें कुछ पोर्शन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स होता है विच कैन बी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। बायो अक्यूमुलेशन, एक रेगुलर यूज की वजह से, एक लगातार यूज की वजह से ये जो नैनो मटेरियल्स हैं या नैनो पार्टिकल्स हैं वो अक्यूमुलेट हो सकते हैं इन डिफरेंट एरियाज, इन डिफरेंट पोर्शंस ऑफ योर बॉडी। ठीक है, विच कैन बी डेंजरस फॉर हेल्थ। इनहेलेशन हजार्ड, इनहेल करना मतलब सांस लेना। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये इतने माइन्यूट होते हैं कि ये हमारे ब्रीदिंग के साथ, इनहेलेशन के साथ अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के लिए को एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड फाइनली वी हैव स्किन पेनिट्रेशन। ठीक है, तो ये जो मटेरियल्स हैं ये इतने स्मॉल और माइन्यूट हैं कि ये हमारी स्किन सरफेस से भी हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर सकते हैं एंड दे कैन हैव अ एडवर्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, सो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स दैट नैनो मटेरियल्स कैन हैव ऑन ह्यूमन बॉडी। बाकी जो पोर्शन है दैट हैज बीन कवर्ड इन द प्रेजेंटेशन, इन द स्लाइड्स। So thank you students, that's all for today and it was the one shot for unit 5। तो और मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहूंगी कि ये जो आपकी यूनिट नंबर 5 है ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, 2-4 ही इक्वेशंस हैं। तो इसको आप, छोटी सी यूनिट है, इसको कंप्लीटली पढ़ें और इससे जो आपके मार्क्स हैं उनको ऑब्टेन करने की कोशिश करें, क्योंकि वेटेज वही है आपका 20 नंबर का। थैंक यू फॉर टुडे।